बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी और सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। ठीक है। और रिसेंटली अभी जो आपका टर्म 2 का एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित जो आपकी बुक है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास या फिर कह सकते हैं कि सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इस बुक से टर्म 2 के एग्जाम के लिए 2 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स के 2 अंक के टॉप जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो 7 से 8 जो है वो 2 मार्क्स से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो जो 20 में आपको बताने वाला उसी में से आपके ये 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जितने भी क्वेश्चन है उसे मैं आपको हिंदी में तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन को जैसे हिंदी में समझाऊंगा उसका इंग्लिश का फॉर्मेशन आपको दिखा दूंगा। ठीक है। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके समाजशास्त्र से हम देखने वाले हैं और इन क्वेश्चन को अगर आप कर लेते तो आपकी टर्म 2 की तैयारी काफी अच्छी हो जाती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बहुत बड़ा करके भी लिख सकते हैं और छोटा करके भी। देखो प्रश्न क्या है। प्रश्न है ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है वो अब भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा बना हुआ है। यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था वो पहले तो था ही, लेकिन वर्तमान में भी हमारे जीवन का एक जटिल हिस्सा है। कैसे? तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा एक छोटी सी लाइन कि भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रह चुका है, अर्थात अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और दुनिया के और भी कई ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं या फिर कह सकते हैं उपनिवेश रहे हैं। अब देखो, जो एक जटिल हिस्से की बात करते हैं तो उसमें देखो बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि एक आती है अंग्रेजी भाषा। ठीक है। और एक लिख सकते हैं आप इसमें परीक्षा प्रणाली के बारे में, एक लिख सकते हैं आप कपड़ों के बारे में। ठीक है। और एक आप लिख सकते हैं खान पान के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि आप बहुत इन चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो एक कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है अंग्रेजी भाषा। तो बहुत से जो भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा में बहुत सारी अपनी साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं, जिसकी वजह से उन्हें कुछ विशेष स्थान समाज में प्राप्त है। जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं होता है, हमने आजकल ये देखा है कि उन्हें जो है वो रोजगार यानी कि जॉब पाने में काफी कठिनाई होती है, और जिससे अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी नॉलेज है उसे जो जॉब है वो आसानी से मिल जाती है। अंग्रेजी भाषा का जो ज्ञान है वो अब दलितों के लिए एक वरदान की तरह साबित हो रहा है, क्योंकि दलित जो है अगर उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो वो विभिन्न अवसरों का उपयोग करके अपनी सामाजिक स्थिति को और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। तो अब देखो, इसमें आप अंग्रेजी भाषा के अलावा परीक्षा प्रणाली के बारे में, कपड़ों के बारे में, खान पान के बारे में अलग अलग से ये पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। सारी चीज आपको समझ में आ गई। गाइस देखो, एक चीज और बता देता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लाइव में देख रहे हैं तो लाइव में आप मुझे बताइए कि आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आ रही हैं, या फिर अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपने हमें जो समझाया है वो हमें अच्छे समझ में आ गया, कोई डाउट रह जाता है तो वो आप पूछ लीजिए। ठीक है। अब देखो, इसका इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन दी स्टेटमेंट विद एग्जांपल। अब कौन सी स्टेटमेंट है? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इज स्टिल अ कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो इस स्टेटमेंट को एग्जांपल के साथ में कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सभी पॉइंट्स आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है। आपको समझ में आ गया आपका ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है हमारा यहाँ पे कि जाति जो है, जाति के पंथ निरपेक्षीकरण का अर्थ बताइए। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि पंथ निरपेक्षीकरण अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ है कि धर्म के प्रभाव में कमी, यानी कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में जो धर्म है उसका प्रभाव कम होता जा रहा है और इसी को कहते हैं पंथ निरपेक्षीकरण। अब जाति का पंथ निरपेक्षीकरण यानी कि जाति का प्रभाव कम हो रहा होगा, ऐसा ही होगा ना। तो देखो, आज के समय में क्या है कि जाति के आधार पर भेदभाव काफी कम है। तो अब क्या होता है कि जो जाति है वो एक राजनीतिक दबाव समूह के रूप में काम करती है। ठीक है। जिसके चलते बाद में बहुत सारे जाति संगठन, जातिगत जो राजनीतिक दल होते हैं उनका उद्भव हुआ है। और ये क्या करते हैं, जातिगत संगठन और राजनीतिक दल ये क्या करते हैं, सरकार पर दबाव डालते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है जाति का पंथ निरपेक्षीकरण। ठीक है। सिंपल सा आपको समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अगला देख लेते हैं, मतलब अब इसे इंग्लिश में देख सकते हैं कि इज द मीनिंग ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ द कास्ट, यानी कि जो मीनिंग है सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट का वो क्या है। तो आप लिख देंगे सबसे पहले सेकुलराइजेशन होती क्या है, उसके बाद इसकी मीनिंग क्या है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है
संविदा खेती से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखो इसमें आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको पॉइंट याद नहीं रखने हैं, बस 2-3 पॉइंट याद रख लो। सबसे पहला क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स में भी। जैसे मैंने पहले 2 मार्क्स में लिया है। तो देखो क्या होता है, ये बहुत ही आम खेती होती है। इसमें व्यक्ति जो वो कैसी खेती करता है, फूल की, फल की, अंगूर, अनार, कपास, इसकी खेती करता है। ठीक है? तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये खेती जो है वो किसानों को वित्तीय सुरक्षा जो है वो प्रदान करती है। ये हो गया दूसरा पॉइंट आपका। और वहीं ये किसानों को कुछ हद तक असुरक्षित भी बनाती है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या लिख देंगे कि संविदा खेती जो है वो किसान अपने व्यापार के लिए कंपनी पर निर्भर होता है कि कंपनी उसके माल को खरीदेगी। ठीक है? अब जिस कृषि भूमि को ये अपने खेती, फूल, अंगूर, अनार इन सभी के लिए उपयोग करते हैं, उसके अलावा भी इसका उपयोग किया जाता है। तो बस आप इन सभी पॉइंट्स को आसानी से लिख देंगे। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि संविदा खेती होती क्या है। चलो अब देखो अगला, मतलब कि अब इसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे कि संविदा खेती को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है, इस संबंध में आप ये पॉइंट्स जो है वो क्लियरिफाई कर देंगे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट। भारत के द्वारा जो उदारीकरण की नीति अपनाई गई उसके बाद भारत में क्या क्या परिवर्तन आए थे? तो देखो भारत ने उदारीकरण की नीति कब अपनाई थी? 1990 के आसपास। ठीक है, जब उदारीकरण की नीति अपनाई तो संचार, नागरिक और जो ऊर्जा थी इसका बहुत ही अधिक मात्रा में एक देश से दूसरे देश में क्या होने लगा था, आदान प्रदान होने लगा था। खास करके जो निजी कंपनियां थी, निजी कंपनियां विशेष करके जो विदेशी कंपनियां, विदेशी फार्म जो थे उनको प्रोत्साहित किया गया। अब देखिए जब विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो बहुत सी भारतीय कंपनियां थी उन्हें विदेशी कंपनियों ने खरीद लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय कंपनी के पास उतना पैसा नहीं था। कुछ भारतीय कंपनियां भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी, यानी कि कुछ तो जो भारत की कंपनी थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनी और कुछ जो है वो विदेशियों के द्वारा खरीद ली गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि समाज में दो वर्ग, एक वर्ग वो जो 10,000 रुपए पर डे का कमाता है, एक वर्ग वो जो 10 रुपए पर डे का कमाता है। इस तरीके की जो एक असमानता थी वो समाज में उभरने लगी और जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे वहां पे रोजगार सुरक्षित जो पहले था उस तरीके से नहीं रहा है, अब वो जो है कम होते जा रहे हैं। साथ ही साथ उद्योगों की वजह से, कंपनियों के आने की वजह से जो किसान थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्हें अपने घरों से विस्थापित होना पड़ रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स जो है वो आप लिखेंगे कि उदारीकरण की नीति को अपनाने के बाद क्या क्या परिवर्तन आए थे। चलो अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में इस तरीके से, व्हाट चेंजेस केम आफ्टर इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन? ठीक है, यानी कि जब इंडिया ने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया उसके बाद कौन कौन से चेंजेस आए थे, तो उन चेंजेस को आप यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। सारी चीजें आपको समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइव सेशन में बताइए यस सर हमको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हमारा, महिला आंदोलन के नवीनीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि महिला आंदोलन जो है इसके नवीनीकरण, यानी कि जो आंदोलन चल रहे थे उसके संबंध में आप क्या कहते हैं? तो देखो 1970 के दशक में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ, यानी कि आंदोलन शुरू हुए थे। महिला आंदोलन जो थे वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, यानी कि इन पर किसी भी तरह का कोई राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक संगठन का कोई दबाव नहीं होता था। अब ये आंदोलन चलाए क्यों जाते थे? तो महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती थी, उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता था, दहेज प्रथा जो थी, इन सभी के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। और ये कहा गया था कि स्कूल के प्रार्थना पत्र में माता पिता दोनों का ही नाम शामिल किया जाए। तो इन सभी की वजह से ये आंदोलन चलाए जाते थे। अब इन आंदोलनों को कुछ संगठनों ने बढ़ावा दिया। कौन कौन से संगठन? विमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1971 और ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस 1926। इन संगठनों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी इन आंदोलनों के नवीनीकरण में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था, क्वेश्चन था, समझ में आ गया। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन इंग्लिश में देख सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिन्यूअल ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट? वुमेन्स मूवमेंट का रिन्यूअल किस तरीके से हुआ वो समझाइए। तो सभी पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई कर देंगे। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है कि जो चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर होते थे उनके साथ होने वाले कोई दो अत्याचार आपको बताना है। यानी कि चाय बागान में जो मजदूर हुआ करते थे उनके साथ किस किस प्रकार का अत्याचार होता था। तो सबसे पहला तो ये है कि सरकार जो थी उनके द्वारा गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती की जाती थी और उनसे बलपूर्वक काम किया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहला गलत तरीके से मजदूरों की भर्ती, दूसरा बलपूर्वक काम करवाता। ब्रिटिशों के लिए जो सरकारी बल था, यानी कि सरकारी जो शक्ति थी उसका उपयोग करके बगानों में मजदूरों से सस्ते में काम करवाया जाता था।
बगान मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़े बल का उपयोग किया जाता था और उनसे कम समय में अधिक काम करवाया जाता था। श्रमिकों का शोषण बड़े पैमाने पर होता था, जैसे कि जैसे मजदूर हैं वहाँ पे काम करते थे तो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होती थी, ना तो पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती थी, स्वच्छ वातावरण नहीं होता था। तो इस तरीके से चाय बागानों में जो काम करने वाले मजदूर थे उनके साथ ये अत्याचार हुआ करते थे। कौन कौन से? मजदूरी गलत मतलब भत्ती गलत तरीके से, बलपूर्वक काम करवाया जाना, सस्ते में काम करवाओ, अधिक से अधिक बल का उपयोग करो, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसी को आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। मेंशन एनी टू एक्टोरिएट atrocities that happened to the laborers working in the tea gardens। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा कि ऐसे किन्हीं 4 समाज सुधारकों के बारे में चर्चा कीजिए जिन्होंने सामाजिक कुरीति के खिलाफ आवाज उठाई। तो वो कौन कौन से 4 समाज सुधारक थे? सबसे पहले थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने किसके विरुद्ध आवाज उठाई? सती प्रथा के विरोध में। रनाडे रनाडे ने इन्होंने किसके प्रति आवाज उठाई? विधवा विवाह के बारे में। उसके बाद ज्योतिबा फुले, इन्होंने जाति भेदभाव, महिला शिक्षा इसके प्रति आवाज उठाई। फिर जहां आरा शाहनवाज, इन्होंने बहुविवाह प्रथा इसके खिलाफ आवाज उठाई। ब्राह्म समाज, इसने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। तो सती प्रथा के खिलाफ जो है वो राजा राम मोहन राय और ब्राह्म समाज ने उठाई थी। इस तरीके से आप इसे लिख देंगे। तो ज़्यादा कोई आपका ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही प्रश्न था। ठीक है, कौन-कौन से जो व्यक्ति हैं उनका नाम आपको याद रखना है, बस ये याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाता है इंग्लिश में कि डिस्कस अबाउट एनी 4 सोशल रिफॉर्म्स हू रेज्ड देयर वॉइस अगेंस्ट सोशल इविल्स। तो राजा राम मोहन राय, रनाडे, ज्योतिबा फुले, जहांआरा शाहनवाज एंड ब्राह्मो समाज इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफी छोटा सा प्रश्न है हमारा कि भारतीय कृषि में उदारीकरण के कोई 4 प्रभाव लिखो। तो अभी हमने देख ही लिया था, लेकिन ये क्या है? भारतीय कृषि, वो भारतीय अर्थव्यवस्था थी, ये कृषि है। तो कृषि में जब उदारीकरण ने अपनाया तो कृषि बाजार का विस्तार होने लगा। साथ ही साथ जो उत्पादक हुआ करते थे उनको अधिक मूल्य मिलने लगा, उपभोक्ताओं को सस्ते कृषि वस्तुएं प्राप्त होने लगी, कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ गया। तो सिंपल सा क्या क्या हो गया कि कृषि बाजार का विस्तार हुआ तो कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ने लगा, उत्पादकों को आकर्षक मूल्य मिलने लगा और जो कृषि वस्तुएं थी वो आसानी से उपलब्ध होने लगी और सस्ती उपलब्ध होने लगी। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से आपके क्वेश्चन के आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि राइट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे कौन कौन से इफेक्ट्स पड़े हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र की तुलना कीजिए। इसे ऐसे पूछा जा सकता है, संगठित क्षेत्र या फिर असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले देखो औपचारिक क्षेत्र की हम बात करते हैं। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र या फिर संगठित। तो संगठित या फिर औपचारिक क्षेत्र की इकाइयों में 10 या फिर 10 से अधिक लोग जो है वो पूरे वर्ष भर रोजगार प्राप्त करते हैं। सरकार के पास ये पंजीकृत होते हैं तथा इनकी भर्ती जो है वो अधिक पारदर्शी होती है, इनकी सही से इनकी भर्ती की जाती है। लाभ के साथ इनकी मतलब इन्हें अधिक लाभ भी होता है जो इस संगठन में सम्मिलित होते हैं और इनकी नौकरियां भी सुरक्षित होती हैं। अगर यहाँ पे कोई आपको शिकायत करनी है तो उसको निवारण शिकायत के लिए और उसके निवारण के लिए एक तंत्र, एक जो प्रशासन तंत्र होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है। असंगठित या फिर अनौपचारिक क्षेत्र, इसमें क्या होता है कि इकाइयां जो है वो सरकार को पंजीकृत मतलब सरकार के साथ में पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मचारियों को उचित वेतन, पेंशन और अन्य लाभ जो है वो इसमें नहीं मिलते हैं और वो इसे संगठित क्षेत्र में मिल जाते हैं। नौकरी यहाँ पे सुरक्षित नहीं होती हैं जबकि संगठित क्षेत्र में सुरक्षित होती है। तो इस तरीके से जो संगठित क्षेत्र की विशेषताएं हैं उसकी उलट यानी कि उसकी विपरीत जो है वो क्या हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र की विशेषता है। तो बहुत ही सिंपल सा आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आप लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कंपेयर द फॉर्मल सेक्टर एंड द इनफॉर्मल सेक्टर। इसे आप ऑर्गेनाइज भी कह सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज है वो भी कह सकते हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की कौन कौन सी विशेषता है वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे तो आपका 4 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे 2 मार्क्स में दिया है कि सामाजिक आंदोलन के किन्हीं 2 सिद्धांतों तथा उनकी सीमाएं लिखो। तो हम 2 सिद्धांत लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है हमारा सापेक्ष वाचन का सिद्धांत, दूसरा है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन का सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले सापेक्षिक वाचन का सिद्धांत क्या है
कि सामाजिक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब सामाजिक समूह अपनी स्थिति को खराब समझने लगता है। मनोवैज्ञानिक कारण जैसे कि क्षोभ व रोष आदि, यानी कि ये कहता है सापेक्षिक वंचन का सिद्धांत ये कहता है कि सामाजिक जो स्थिति है वो तब खराब होती है जब व्यक्ति जो है वो सामाजिक रूप से अपने आप को अलग मानने लगता है इस तरीके से। अब इसकी सीमाएं क्या क्या होती है, तो देखो, सामूहिक गतिविधियों के लिए वंचन का आभास आवश्यक है, लेकिन यह एक पर्याप्त कारण नहीं है। यानी कि अगर सामूहिक रूप से हमें वंचन करना है तो इसका आभास आवश्यक है, लेकिन ये कोई एक पर्याप्त कारण नहीं है, ये इसकी सीमा है। दूसरा क्या है, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन का सिद्धांत ये क्या कहता है कि सामाजिक आंदोलन जो है उसमें स्वयं का हित चाहने वाले विवेकी व्यक्तिगत अभिनेताओं का पूर्ण योग है। व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए इनमें शामिल होगा, उसे इसमें जोखिम भी कम होगा और लाभ अधिक होगा। यानी कि जितने भी सामाजिक आंदोलन होते हैं उसमें व्यक्ति जो है वो स्वयं के हित की चाह लेते हुए उसमें भाग लेता है और उसे इसमें जोखिम कम मिलता है और लाभ अधिक मिलता है। सीमाएं क्या होती हैं, सीमा ये है कि सामाजिक आंदोलन की सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है, उसके पास कौन कौन से संसाधन है और कौन कौन सी उसके पास योग्यता है, इस पर निर्भर करती है कि सामाजिक आंदोलन किस तरीके से प्रभावित होगा, किस तरीके से सफल होगा। अब इसी को इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में इस तरीके से देख लेंगे, राइट एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल मूवमेंट एंड देयर लिमिटेशंस। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, फिर लिमिटेशन, उसके बाद है द लॉजिक यू कैन कलेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड लिमिटेशंस। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा काफी छोटा सा प्रश्न है ये भी, कि उपनिवेशवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उपनिवेशवाद होता क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी दूसरे कमजोर देश पर शासन किया जाए, यानी कि ये एक ए देश है, एक ये बी देश है, इसके पास पावर बहुत है, संसाधन बहुत है, तो ये क्या करेगा, बी देश पर शासन करने लगेगा। सिंपल सा, एक ताकतवर देश जो है वो किस तरीके से शासन करता है, इस बी देश की जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक, इकोनॉमिकल, जो आर्थिक जो है और जो सांस्कृतिक रूप जो है, सांस्कृतिक जो व्यवस्था है, उन सभी को प्रभावित करने लगता है। तो हम कहते हैं कि इस पर जो है वो ए देश ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया इस तरीके से। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भारत जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेशवाद रह चुका था। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था और दुनिया के कई देश जो हैं वो ब्रिटेन के मतलब पश्चिम के जो उपनिवेशवाद जो है वो रह चुके हैं इस तरीके से। तो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले आखिर ये होता क्या है और इसका एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वैसे ये 2 मार्क्स में ही आएगा कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो समाज सुधार आंदोलन हुए थे उसमें एक व्यक्ति है समाज शास्त्री सतीश शरद बाल, इनका हमें वर्णन करना है। यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो आंदोलन प्रारंभ हुए थे उनमें इनका क्या योगदान रहा था वो समझना है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया हमें संचार माध्यम के बारे में, संचार माध्यम के बारे में, जैसे कि प्रेस हो गया, माइक्रोफोन, इसकी वजह से जो नए नए विचार थे वो तीव्र गति से आदान प्रदान किए जा सके। जहाज और रेलवे, इसकी वजह से वस्तुओं का आवागमन तीव्र गति से आदान प्रदान किया जाने लगा। उसके बाद है संगठनों के स्वरूप। देखो, संगठनों के स्वरूप में यहाँ पे मतलब है कि कौन कौन से संगठन स्थापित किए गए, जैसे कि बंगाल जो था यहाँ पे ब्राह्मण समाज और पंजाब में आर्य समाज की स्थापना की गई। तो ये संगठन इसके अंतर्गत 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो थे बनाए गए थे। मुस्लिम महिलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तरीय संस्था जो कि थी अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लामी, इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद है विचार की प्रकृति, स्वतंत्रता, उदारवाद, इसके नए विचारों ने पारिवारिक संरचना के विचार, विवाह संबंधी नियमों के विचार, संस्कृति की स्वचेतना के विचार, शिक्षा के मूल्यों के विचार, ये सभी इस दौरान काफी प्रेरित हो रहे थे और लोगों तक पहुंच रहे थे। ठीक है, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में सतीश शास्त्री शरद का समाज सुधार आंदोलन के बारे में क्या कहना है, संचार माध्यम क्या है, संगठनों के स्वरूप और विचार की प्रकृति, इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे। इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इंग्लिश में इस तरीके से आएगा कि 19th and 20th sociologists in the social reform movement in the early 20th century, सतीश डिस्क्राइब सबरवाल। यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन का हेरा फेरी है, लेकिन आप समझ गए होंगे ना क्वेश्चन क्या है। तो देखो, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन या फिर मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिख सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ थॉट्स। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे जो जो पॉइंट आपको यहाँ पे समझाए गए।
अगला देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही छोटा सा प्रश्न है हमारा ये भी कि कृषि मजदूरों का महिलाकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो आपको बेसिकली क्या पता है कि जितने भी फैक्ट्री होती हैं, ठीक है, जितने भी कृषि वाले क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं, कृषि में भी जो मेल्स होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन कई बार जब ये जो मेल होते हैं कृषि के क्षेत्र को छोड़कर उद्योगों में जाने लगते हैं, तो गांव में क्या होती है इनकी कमी हो जाती है, तो फिर महिला को काम करना पड़ता है। तो यही कहा गया है कि निर्धन क्षेत्रों में जहां पर परिवार के पुरुष जो है वो अधिकतर हिस्सा गांव से बाहर काम करने में बिताते थे, तो जब गांव से बाहर काम करते हैं तो सिंपल सी बात है कृषि जो थी वो मूल रूप से किस पर आ गई थी, महिलाओं पर। तो महिलाएं भी कृषि मजदूरों का मुख्य स्रोत बन रही थी, उसके रूप में उभर रही थी, जिससे सभी काम महिलाओं महिलाओं को करने पड़ रहे थे। और इसी वजह से पुरुषों के गांव के बाहर कार्य करने से, महिलाओं का कृषि में भागीदारी बनने से कृषि मजदूरों का महिलाकरण हो रहा था, सिंपल सा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कृषि मजदूरों का नारीकरण। क्या? नारीकरण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सेम क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। अब देख लो यहाँ पे अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सभी पॉइंट्स, पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलो अगला देखते हैं, बहुत ही छोटा सा अगला प्रश्न है हमारा कि 1982 की बम्बई टेक्सटाइल मिल की हड़ताल का वर्णन कीजिए। बम्बई मिल की टेक्सटाइल मिल की जो हड़ताल थी उसका वर्णन हमें करना है। तो 1982 में बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक के नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? व्यापार संघ के नेता जिनका नाम था डॉक्टर दत्ता सामंत। यह हड़ताल करीब 2 साल तक चली थी। इस हड़ताल की मांगे क्या थी? तो प्रमुख 2 मांगे थी, कौन कौन सी? बेहतर मजदूरी और अपना संघ बनाने का अधिकार। तो सिंपल सा आपको 2 पॉइंट याद रखने, कौन कौन सी, किसके द्वारा किया गया, नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? व्यापार संघ के नेता डॉक्टर दत्ता के द्वारा। 2 साल तक चली। मांग क्या थी? बेहतर मजदूरी और अपना संघ बनाने का अधिकार। सिंपल सा आपको ये पॉइंट याद रखना। अब देख लो यहाँ पे इंग्लिश में देखना चाहें जो भी बच्चे, तो इंग्लिश में है कि 1982 बॉम्बे डिस्क्राइब द स्ट्राइक ऑफ टेक्सटाइल मिल। तो वो कौन सी मतलब किस तरीके से आप उसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आता है यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला है सामाजिक आंदोलन के कोई 2 प्रकार लिखो। देखिए 2 पूछेंगे, मैं आपको 3 बताऊंगा। सबसे पहला है प्रतिदानात्मक आंदोलन। ये क्या होते हैं कि व्यक्तियों की चेतना गतिविधियों में परिवर्तन लाते हैं, जैसे कि केरला के इजावा समुदाय के लोगों ने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी सामाजिक प्रथाओं को बदला। यानी कि बेसिकली देखो प्रतिदानात्मक आंदोलन क्या होता है, ये लोगों की जो चेतना होती है, जो गतिविधियां होती है, उनमें परिवर्तन करते हैं एक तरीके से। कैसे? उनकी संस्कृति में परिवर्तन करते हैं। कैसे? जैसे केरल में इजावा समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने नारायण गुरु के नेतृत्व में अपनी जो भी सामाजिक प्रथाएं थी उनको खत्म करके और कुछ नई सामाजिक प्रथाओं को बदलना शुरू किया। उसके बाद आते हैं सुधारवादी आंदोलन। ये क्या होते हैं? ये सामाजिक स्तर पर भी होते हैं और राजनीतिक स्तर पर भी धीरे धीरे और प्रगतिशील चरणों के आधार पर सुधार इसमें किए जाते हैं। जैसे कि 1960 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन व सूचना का अधिकार जो है वो इन्हीं सुधारवादी आंदोलन का परिणाम है। उसके बाद आता है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आपको सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि सामाजिक संबंधों में आमूल परिवर्तन करना, यानी कि सामाजिक जो संबंध है उसमें वो परिवर्तन किए जाएं जो अभी तक नहीं हुए थे। साथ ही साथ राज सत्ता पर अधिकार करने लगे। उदाहरण के लिए जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो इसमें रूस में जार को अपदस्थ कर दिया था और अपना शासन वहां पर कायम किया था, इस तरीके से। ठीक है, तो सामाजिक आंदोलन के प्रकार प्रतिदानात्मक, सुधारवादी और क्रांतिवादी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। इंग्लिश में देखना चाहें तो राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स। तो कौन कौन से 2 टाइप्स हैं सोशल मूवमेंट्स के? तो ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 पूछेंगे, मैंने आपको 3 बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। अगला है MSA राव, इनके अनुसार भारतीय गांव जो है उन पर नगरों का प्रभाव किस तरीके का है, आपको ये समझाना है। तो नगरों पर प्रभाव कैसा है? तो कुछ गांव जो है वो ऐसे हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में जो लोग हैं वो दूर दूर के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जा रहे हैं। यानी कि जो शहर है उसका प्रभाव ये होता है कि लोग गांव को छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रवासी जो है वो केवल भारतीय नगरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। यानी कि लोग जो है वो गाँव को, शहरों को छोड़कर विदेशों में भी रहने के लिए जाते हैं। शहरी प्रभाव उन गाँव में देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट स्थित होते हैं, जैसे कि भिलाई बोकारो। यानी कि जैसे मान लीजिए कुछ औद्योगिक शहर जैसे कि भिलाई बोकारो है, तो इन शहरों के आसपास के जितने भी गांव होंगे उन सभी गांव के लोग कहाँ आ जाएंगे? इन इस्पात संयंत्र के क्षेत्र में। महानगरों का उद्भव होगा जब
जनसंख्या बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है महानगरों का उद्भव होगा। विकास जो है वो तीसरे प्रकार का शहरी प्रभाव है जिसे निकटवर्ती गांव प्रभावित होते हैं। यानी कि ये जो विकास होता है जब लोग आते हैं, औद्योगिक विकास होता है, ये एक ऐसे प्रकार का विकास होता है जिससे जितने भी निकटवर्ती गांव होते हैं वो सभी प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसी को आपको इंग्लिश में देखना चाहे तो देख सकते हैं कि MSA डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सिटीज ऑन इंडियन विलेजेस अकॉर्डिंग टू द। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए नाम में इधर उधर गलती से होगी तो उसको आपको माइंड नहीं करना है। आप सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे ध्यान दीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट। अगला क्या है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन की आवश्यकता के क्या कारण थे, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। तो सिंपल सा है, समाज में फैली हुई कुरीतियां, जितनी भी बुराइयां थी उनके प्रति, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा, ठीक है, और जितने भी ऊंची निम्न जाति, इन सभी के विरुद्ध जो थे वो आंदोलन चलाए गए थे। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण या फिर जो नगरीय मिशन है ये क्या है, ये समझा। तो देखो राष्ट्रीय ग्रामीण या फिर नगरीय मिशन क्या है इसका वर्णन करो। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। और क्या है इसमें, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र जो है इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा के केंद्र में सरकार की ये योजना, यानी कि बेसिकली देखो किसके द्वारा चलाई जा रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। कहाँ के लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा के उसको बढ़ाने के लिए। कब शुरू की गई थी, 12 अप्रैल 2005 को। आरंभ में ये मिशन जो था वो केवल 7 साल यानी कि 2005 से 12 तक रखा गया था और यह एक प्रमुख योजना थी। यह कार्यक्रम जो था वो भारत सरकार के द्वारा संचालित होता था, जिसके माध्यम से पूरे देश में किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोले गए। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण जो लोग थे उनके जीवन यापन की गुणवत्ता में भी सुधार आया था। तो बेसिकली देखो यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट आप याद रख लो। किसके द्वारा चलाया जा रहा था, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र के रूप में। कब चलाई गई थी, 12 अप्रैल 2005 को। अब देखो इसमें क्या किया गया कि पूरे देश के जो किसान थे उनको एकीकृत किया गया और उनकी सहायता के लिए मार्ग खोले गए और ग्रामीण लोगों के जीवन यापन में गुणात्मक सुधार करने के लिए इसका विकास अधिक तेजी से किया जाने लगा था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण या फिर कह सकते हैं नगरीय मिशन क्या था, इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब इंग्लिश में देखना था तो डिस्क्राइब द नेशनल रूरल या फिर अर्बन जो मिशन है, मिशन जो है उसके बारे में आप लिख देंगे। फिर आ जाता है यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन। अगला है प्रवासी श्रमिकों की समस्याएं। तो देखो प्रवासी श्रमिक जो होते हैं इनकी बहुत सारी समस्या होती है। सबसे पहले तो कि इनके पास अपना कोई घर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कि इनके पास जो सुविधाएं होती हैं उस प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं होती है। साथ ही साथ अगर ये किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो भाषा के आधार पे, ठीक है, यानी कि इनके साथ भेदभाव जो है उसकी भी एक प्रवृत्ति देखी जाती है। तो बहुत सारे जो है वो आप यहाँ पे पॉइंट्स इसके लिख सकते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तट रेखा के साथ मछली प्रसंस्करण संयंत्र जैसे कि तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल। यानी कि सिंपल से याद देखो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल ये सभी कौन से हैं, तटीय संबंधी क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे जो है वो कुछ हम युवा महिलाओं को रोजगार देते हैं और कभी कभी इनसे हम 10 बार मतलब कुछ महिलाएं जो होती हैं उन्हें 10 बार छोटे कमरों में रखा जाता है और नहीं जब जगह नहीं बन पाती है तो उनके लिए एक अलग जगह बनानी पड़ती है। युवा महिलाओं को विनम्र यानी कि एक प्रेम भाव से काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है। कई पुरुष जो है वो क्या करते हैं, अपने परिवारों के गांव को छोड़कर अकेले ही चले जाते हैं। प्रवासियों के पास समाजीकरण के लिए बहुत कम समय होता है, इनके समाज के साथ में संबंध स्थापित करने के लिए उनके पास समय नहीं होता है, जिसकी वजह से उनमें अकेलापन और एक अस्थिरता जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। उनके पास अपना कोई घर नहीं होता है, उनके पास सुविधाएं नहीं होती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है और साथ ही साथ उनका शोषण किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के बारे में आप लिख देंगे। सारी चीजें आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे तरीके से। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ मिग्रेंट वर्कर्स। तो मिग्रेंट वर्कर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं वो आप यहाँ पे इजीली तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि हड़ताल तथा तालाबंदी में अंतर स्पष्ट करो। हड़ताल क्या है, तालाबंदी क्या है। तो हड़ताल देखो क्या है कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी होते हैं वो हड़ताल करते हैं। यानी कि कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल पर चले जाते हैं। यानी कि हड़ताल का मतलब ये हो गया कि वो काम बंद करके
हड़ताल करेंगे, यानी कि अपने विचारों को लोगों तक जो हड़ताल मतलब जिसकी वजह से हो रही है उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। तालाबंदी क्या होती है? तालाबंदी जो मिल मालिकों के द्वारा, मिल का जो मुख्य द्वार होता है उस पर ताला लगा दिया जाता है। ठीक है, मालिक जो है वो गेट बंद कर देता है और श्रमिकों को आने से रोकता है। श्रमिक किसी अन्य जगह पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हड़ताल क्या है, तालाबंदी क्या है? तो सिंपल सा आपको ये पॉइंट यहाँ पे अच्छे से क्लियरिफाई हो गया होगा। उसके बाद एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट। तो स्ट्राइक क्या होती है, लॉकआउट क्या होती है, ये आप यहाँ पे इजीली समझ सकते हैं। सबसे आखिरी प्रश्न है हमारा और काफी छोटा सा प्रश्न है कि पुराने और जो नए सामाजिक आंदोलन है इसमें क्या क्या है? तो देखो, पुराने सामाजिक आंदोलन जो कि आजादी से पूर्व के हैं, तो ये आंदोलन जो थे वो नारी आंदोलन पे आधारित थे, सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाते थे, बाल विवाह, जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाते थे और ये हमेशा एक राजनीतिक दायरे में होते थे और ये किसी निश्चित क्षेत्र या फिर अथवा जो देश हुआ करते थे उसमें ही किया जाते थे। लेकिन जो नए सामाजिक आंदोलन है ये क्या होते हैं कि ये व्यक्ति के जीवन स्तर को बदलने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, पर्यावरण के लिए किए जाते हैं और ये बिना किसी राजनीतिक दायरे के होते हैं तथा राज्य पर ये दबाव डालते हैं और अपनी मांगों को मनवाते हैं और ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पुराने और नए सामाजिक आंदोलन कौन कौन से ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में आएगा एक्सप्लेन द डिफरेंशिएट्स बिटवीन ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट। तो ओल्ड सोशल मूवमेंट कौन से थे, प्री इंडिपेंडेंस, उसके बाद न्यू सोशल मूवमेंट्स कौन कौन से थे। तो इस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुके होंगे कि कौन कौन से आपको पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने हैं। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ कि आपको सभी जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। इस बीच आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अच्छे से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेना है। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि यस सर हमको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई जो भी आपने समझाया था। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।